नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। बंगाल में टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी को तोड़ सकते हैं निकाले गए बागी विधायक। बोले हम असली तृणमूल, 50 से ज्यादा एमएलए साथ, नेता विपक्ष हमारा हो, चुनाव चिन्ह भी मिले। दरअसल दोस्तों, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस दो गुटों में बढ़ती नजर आ रही है। पार्टी से निकाले गए नेता रिजू दत्ता ने दावा किया कि 80 में से 50 से ज्यादा विधायक खुद को असली तृणमूल बताने की तैयारी में कर रहे हैं। रिजू ने दावा किया कि आज ये सभी विधायक विधानसभा स्पीकर के पास जाएंगे और 3 मुद्दे उठाएंगे। पहला, हम ही असली तृणमूल कांग्रेस है। दूसरा मुद्दा, विपक्ष के नेता ऋतव्रत होंगे, न कि शोभन देव। तीसरा मुद्दा, हमारे पास 2/3 बहुमत है, इसलिए चुनाव चिन्ह हमारा होना चाहिए। दरअसल दोस्तों, बंगाल में टीएमसी के 80 विधायक हैं। नए गुट को मान्यता के लिए 2/3 यानी कि 54 विधायकों की जरूरत होगी। इससे कम विधायक होने पर स्पीकर नए गुट को मान्यता नहीं देंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव को हटाया। विवादित ऑन स्क्रीन मार्किंग के टेंडर की जांच के दिए आदेश। आज री-एवल्यूशन पोर्टल पर साइबर अटैक। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार ने मंगलवार को ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि ओएसएम विवाद के बीच सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर कर दिया। इसके अलावा ओएसएम सर्विस के टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। दोस्तों, ओएसएम प्रणाली में गड़बड़ी का खुलासा करने वाले 12वीं के छात्र सार्थक सिद्धांत आज दोपहर 1 बजे संसद की स्थायी समिति के सामने पेश हुए। दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मामले में कोई स्टूडेंट अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया हो। उधर दोस्तों, सीबीएसई के री-एवल्यूशन पोर्टल पर साइबर अटैक हुआ है। सीबीएसई के अनुसार 2 मिनट में 15 लाख एक्सेस अटेम्प्ट हुए, जबकि 1 लाख से ज्यादा बार सिस्टम की फाइलों तक बिना अनुमति पहुंचने की कोशिश की गई। हालांकि साइबर अटैक के बावजूद पोर्टल काम करता रहा और दोपहर 3 बजे तक 16,000 से ज्यादा छात्रों ने आवेदन कर दिया। यह पोर्टल सोमवार से शुरू होना था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण। हवा से जमीन में 300 किलोमीटर तक हमला करेगी। दुश्मन के एयर डिफेंस को खत्म करने में है सक्षम। दरअसल दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ने मंगलवार को एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण कर लिया। यह टेस्ट वायुसेना के SU-30 MKI फाइटर जेट से किया गया। ये मिसाइल हवा से जमीन में 300 किलोमीटर की तक की रेंज में दुश्मन को खत्म कर देगी। दोस्तों, रुद्रम 2 मिसाइल को दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार कम्युनिकेशन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी नेटवर्क को खत्म करने के लिए बनाया गया है। यह मिसाइल दुश्मन के रडार बंद होने पर भी उसे खोजकर खत्म करेगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शशि थरूर बोले, वंदे मातरम लोगों के लिए बोझिल, हर कार्यक्रम में राष्ट्रगीत गाना मुश्किल, इसका समाधान आपसी सहमति से निकाला जाए। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत और अंत में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सभी 6 छंदों को बजाने या फिर गाना अनिवार्य करने पर सवाल उठाया। उन्होंने इसे गैरकानूनी और लोगों के लिए बोझिल बताया। केरल के तिरुवनंतपुरम में सोमवार को थरूर ने कहा कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, अब इसे गाया जाता है तो हम सम्मान में खड़े हो जाते हैं। इसका पहला छंद या पहले 2 छंद ज्यादातर लोगों को जुबानी याद होते हैं। थरूर ने बताया कि पारंपरिक रूप से यह गीत किसी कार्यक्रम की शुरुआत में एक बार गाया जाता था, तो वही राष्ट्रगान अलग से कार्यक्रम के आखिर में बजता था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कर्नाटक में शिव कुमार कैबिनेट की तस्वीर हुई साफ। 13 मंत्री लेंगे शपथ, परमेश्वर बन सकते हैं डिप्टी सीएम। जी हां दोस्तों, कर्नाटक की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। कांग्रेस नेतृत्व ने राज्य में सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया। सबकी नजर 3 जून को बेंगलुरु में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी है। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित डीके शिव कुमार के साथ 13 कैबिनेट मंत्री पहले चरण में शपथ ले सकते हैं, जबकि कैबिनेट का विस्तार बाद में किया जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा को लेकर ममता बनर्जी का धरना, पुलिस से परमिशन नहीं मिली, आखिरी वक्त पर वेन्यू बदला, बस स्टॉप पर बैठे टीएमसी नेता। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी मंगलवार को सेंट्रल कोलकाता में अपना दिन भर का धरना दे रही है। यह धरना उनके भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले, चुनाव के बाद हिंसा और फेरी वालों को हटाने के विरोध में हो रहा है। दरअसल दोस्तों, कोलकाता पुलिस से परमिशन न मिलने के कारण आखिरी वक्त में वेन्यू बदल दिया गया। कोलकाता पुलिस से रानी रश्मोनी रोड पर विरोध प्रदर्शन की परमिशन नहीं मिलने के बाद ममता एक्सप्लेनेड यानी कि धर्मतला के वाई चैनल बस स्टैंड पर धरना देने पहुंची। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में बैठकर अमेरिका के लोगों से फ्रॉड, अमेजॉन अधिकारी बनकर बात करते 21 लोग पकड़े गए, 11 लाख कैश नोट गिनने की मशीन भी मिली। दरअसल दोस्तों, पंचकुला पुलिस ने सोमवार देर रात एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमारी कर इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड के रैकेट का भांडाफोड़ किया। यह कार्रवाई मंगलवार सुबह करीब 6 बजे तक चली। साइबर क्राइम टीम ने सेक्टर 2 मार्केट स्थित एक ऑफिस से 21 लोगों को हिरासत में लिया। इनमें से 4 लोगों
को मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 19 कंप्यूटर, 3 लैपटॉप, 11.5 लाख रुपए कैश, 3 वॉकी-टॉकी, 16 हैंडसेट, 2 वाईफाई राउटर, 1 नोट गिनने की मशीन भी जब्त की। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ट्विशा केस, पति और सास को जेल भेजा, सीबीआई ने नहीं मांगी रिमांड, गिरिबाला का आरोप, ट्विशा के वकील ने बेटे समर्थ से मारपीट। दरअसल दोस्तों सीबीआई की विशेष अदालत ने ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह और सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। सीबीआई ने दोनों आरोपियों की पुलिस रिमांड नहीं मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 16 जून तक भोपाल सेंट्रल जेल भेजने का आदेश दिया। दोनों को अन्य कैदियों से अलग रखा जाएगा। दोस्तों इससे पहले भोपाल के ट्विशा शर्मा डेथ केस में रिमांड खत्म होने के बाद मंगलवार को गिरिबाला और समर्थ को सीबीआई ने सीजेएम कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट रूम के अंदर दोनों पक्षों के वकीलों के बीच जमकर बहस हुई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा में पुण्य के साथ पाप, तीर्थयात्री हिमालय में छोड़ गए 288 टन प्लास्टिक और कूड़ा। दरअसल दोस्तों उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में भारी संख्या में तीर्थयात्री चारों धामों में पहुंच रहे हैं। 19 अप्रैल से शुरू हुई इस यात्रा में अब तक 28 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। एक और जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उतनी ही मात्रा में कचरा भी फैलाया जा रहा है। 31 मई तक चारों धामों से 288 टन से अधिक कूड़ा कचरा एकत्रित किया जा चुका है। उत्तराखंड के चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र हैं। ये सभी धाम लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश में आंधी बारिश से 5 मौतें, यूपी समेत 23 राज्यों में बारिश गर्मी से राहत, मानसून 4 जून को केरलम पहुंच सकता है। दरअसल दोस्तों मानसून 4 जून को केरलम के तट पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी। पिछले अनुमान में इसके 26 अप्रैल को केरलम पहुंचने का अनुमान था। मानसून आमतौर पर 1 जून के आसपास केरलम पहुंचता है और अगले 1.5 महीने में पूरे देश को कवर करता है। उधर दोस्तों 23 राज्यों में जून की शुरुआत के साथ गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा और बिहार के कई इलाकों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि हुई। कई जगह बादल छाने से तापमान सामान्य से नीचे दर्ज हुआ। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मैंने गाय का गोश्त बनाया है, शुभेंदु खाओगे क्या? महिला ने बंगाल मुख्यमंत्री को चिढ़ाया, वीडियो हुआ वायरल। दरअसल दोस्तों हरियाणा के गुरुग्राम से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक महिला यह दावा करती है कि वह गाय का मांस पका रही है और बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी को खाने के लिए आमंत्रित कर रही है। वायरल वीडियो को लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला को गिरफ्तार कर लिया। वीडियो में एक महिला रसोई में खाना बनाती हुई दिखाई दे रही है। वह बंगाली भाषा में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का नाम ले रही है। महिला कथित तौर पर ईद उल अजहा, गोश्त और पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़े मुद्दों पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रही है। वीडियो में महिला कह रही है कि उसने कढ़ाई में गोश्त पकाया है। महिला ने सीएम शुभेंदु को संबोधित करते हुए कहा कि आपने इस बार तो मुझे कुर्बानी नहीं देने दी, लेकिन आपने खुद दूसरों के घर जाकर 2-2 कटोरी गोश्त खाकर आए हैं। महिला ने आगे कहा कि आपको गोश्त खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने आपके लिए यह गोश्त और साथ में रोटी बनाई है। अगर आपको भात यानी कि चावल खाना हो तो वह भी बता देना। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 2 जगह बादल फटे। राजस्थान, मध्य प्रदेश में आंधी बारिश से 5 मौतें। मानसून 4 जून को केरलम पहुंच सकता है। दरअसल दोस्तों जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के गहन, सरथल और मांझीपाल इलाके में मंगलवार को बादल फट गया। सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार रेड क्रॉस, पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें मौके पर भेजी गई है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। इधर दोस्तों मौसम विभाग ने बताया कि 4 जून को केरलम के तट पर मानसून पहुंच सकता है। पहले 26 मई को केरलम पहुंचने का अनुमान था। वहीं दोस्तों 23 राज्यों में जून की शुरुआत के साथ गर्मी से राहत भी मिली है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा और बिहार के कई इलाकों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि हुई। कई जगह बादल छाने से तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चांदी खरीदना अब इतना आसान नहीं, सरकार ने आयात पर लगाई रोक। दरअसल दोस्तों भारत सरकार ने चांदी की आयात पर अपनी सख्ती और बढ़ा दी है। रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ते आयात और विदेशी मुद्रा पर बढ़ते दबाव को देखते हुए सरकार ने अब चांदी के कुछ और उत्पादों को रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया है। इसका मतलब दोस्तों यह है कि अब आयातकों को चांदी की कुछ श्रेणियों को विदेश से मंगाने के लिए पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत में निवेश के लिए चांदी खरीदने का चलन तेजी से बढ़ा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बंगाल चुनाव से पहले हुई हिंसा पर एनआईए का एक्शन। मालदा केस में 31 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में विधानसभा चुनाव से पहले हुई अशांति से जुड़ी मामलों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बड़ी कार्यवाही की है। एनआईए ने 4 अलग अलग मामलों में कुल 31 आरोपियों के खिलाफ कोलकाता स्थित
स्थित विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। ये सभी मामले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान के दौरान सड़क जाम, सरकारी कार्यों में बाधा डालने और न्यायिक अधिकारियों को कथित रूप से रोके जाने से संबंधित हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारतीय शेयर बाजार को साउथ कोरिया ने पीछे छोड़ा। एआई में तेजी से मार्केट कैप 475 लाख करोड़ रुपए हुआ। भारत की वैल्यू 456 लाख करोड़। दरअसल दोस्तों साउथ कोरिया का शेयर बाजार भारत को पीछे छोड़कर दुनिया का छठा सबसे बड़ा मार्केट बन गया है। इसकी बड़ी वजह चिप बनाने वाली दिग्गज कंपनियां हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के बढ़ते इस्तेमाल के दम पर लगातार रिकॉर्ड बना रही है। ब्लूमबर्ग के अनुसार इस साल साउथ कोरिया की लिस्टेड कंपनियों की कुल मार्केट कैप 86% बढ़कर $5 ट्रिलियन पर पहुंच गई। वहीं भारतीय शेयर बाजारों की मार्केट कैप घटकर $4.8 ट्रिलियन यानी कि करीब 456 लाख करोड़ रुपए रह गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बंद करो। इधर ईरान ने अमेरिका से रोकी बात, वहां पाकिस्तान की निकल गई जान। इस्लामाबाद में फरमान हुआ जारी। दरअसल दोस्तों मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष पाकिस्तान की हालत पतली कर रहे हैं। पड़ोसी मुल्क ईंधन की बढ़ती लागत के बीच ऊर्जा की खपत को कम करने में जुट गया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद ने शॉपिंग मॉल से लेकर रेस्टोरेंट को जल्दी बंद करने के आदेश दे दिए। बाजारों, दुकानों और शॉपिंग मॉल को अब रात 8 बजे तक बंद करना जरूरी है। वहीं रेस्टोरेंट, बेकरियां, किराना दुकानें और खाने पीने के सामान के आउटलेट रात 10 बजे तक खुले रह सकते हैं। पाकिस्तान में इसे सख्ती से लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चीन ने पास किया टेक्नोलॉजी को बंधक बनाने वाला कानून, नॉलेज ट्रांसफर पर लगेगा ब्रेक। दरअसल दोस्तों पड़ोसी देश चीन ने एक नया कानून बनाकर अपनी कंपनियों और टेक्नोलॉजी पर सरकारी शिकंजा कसने का काम किया है। चीन की सरकार ने नए नियम जारी कर दिए हैं जिसके तहत अब कोई भी चीनी कंपनी बिना सरकारी इजाजत के अपनी तकनीक, डेटा या अपने किसी एक्सपर्ट को बिजनेस के लिए दूसरे देश नहीं भेज पाएगी। चीन के इस बड़े कदम का सीधा असर भारत के उभरते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और गाड़ियों के पार्ट्स बनाने वाली इंडस्ट्री पर पड़ सकता है। भारतीय कंपनियों को डर है कि इस नए नियम की वजह से चीन के साथ होने वाली उनकी पार्टनरशिप और बिजनेस डील्स में देरी हो सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंसेक्स 383 अंक चढ़कर 74,650 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 101 अंकों की रही तेजी। आईटी और ऑटो शेयर्स में ज्यादा खरीदारी। जी हाँ दोस्तों, आज शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 383 अंक की तेजी के साथ 74,650 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी आज 101 अंकों की बढ़त देखने को मिली और निफ्टी 50 इंडेक्स आज 23,484 के स्तर पर पहुंच गया। दोस्तों आज के शेयर बाजार में आईटी सेक्टर, एमएफसीजी और ऑटो शेयर्स में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों भारत की जो टॉप 50 कंपनियां हैं जिनको निफ्टी 50 कहा जाता है, उनमें टॉप गेनर्स की लिस्ट में आज टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक शामिल रहे। जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स की बात करें, यानी कि जिन्होंने सबसे गंदा परफॉर्मेंस दिया है, आज उनमें एनटीपीसी, एक्सिस बैंक और पावर ग्रिड रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चांदी 2050 रुपए बढ़कर 2.65 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। इस साल 35,000 महंगी हुई। सोना आज 758 रुपए बढ़कर 1.56 लाख का हुआ। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सोने और चांदी की कीमतें आज बढ़ चुकी है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 758 रुपए बढ़कर 1.56 लाख रुपए का हो गया। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 2050 रुपए बढ़कर 2.65 लाख रुपए पर पहुंच गई है। बात करें दोस्तों कैरेट के हिसाब से क्या चल रही है सोने की कीमतें, तो दोस्तों 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 1,56,296 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट की कीमत 1,43,167 रुपए प्रति 10 ग्राम है और 18 कैरेट सोना 1,17,222 रुपए प्रति 10 ग्राम है। दोस्तों ये सारी की सारी कीमतें इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तीसरे पक्ष का दखल नहीं मंजूर, सीमा विवाद पर भारत का नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह को 2 टूक जवाब। दरअसल दोस्तों सीमा विवाद पर नेपाल को भारत ने साफ लहजे में बता दिया है कि किसी तीसरे पक्ष का दखल किसी भी सूरत में मंजूर नहीं किया जाएगा। भारत की तरफ से यह मैसेज ऐसे वक्त में दिया गया है जब नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने भारत के साथ लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद पर चीन और ब्रिटेन के दखल की मांग की है। इस मुद्दे पर मंगलवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि भारत ने नेपाल के प्रधानमंत्री के बयान और इस मुद्दे पर नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान को देखा है। रणधीर जायसवाल का कहना है कि भारत और नेपाल के बीच लगभग 98% सीमा का निर्धारण पहले ही किया जा चुका है। हालांकि कुछ हिस्से अभी भी ऐसे हैं जिनका समाधान होना बाकी है। उन्होंने कहा कि गंडक नदी के अपने रास्ते में बदलाव के कारण कुछ क्षेत्रों में सीमा से जुड़े मुद्दे बने हुए हैं।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सीबीटी मोड में नहीं होंगे नीट एग्जाम, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। दरअसल दोस्तों नीट यूजी 2026 की परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद के बीच एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इस साल होने वाली नीट यूजी की रीटेस्ट परीक्षा पुराने पेन पेपर मोड में ही आयोजित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें परीक्षा को तुरंत कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी यानी कि ऑनलाइन कराने की मांग की गई थी। इसे लेकर जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने साफ कहा है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के सामने आ रही व्यवहारिक दिक्कतों और चुनौतियों को देखते हुए इस साल ये परीक्षा सीबीटी मोड में कराने का आदेश देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मांग ही व्यवहारिक नहीं है। इस आदेश के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि दोबारा होने वाली परीक्षा का आयोजन पेन पेपर यानी कि OMR मोड में ही आयोजित करवाया जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। विराट कोहली IPL जीतने के बाद प्रेमानंद जी से मिलने पहुंचे, पत्नी अनुष्का भी साथ थी। वृंदावन आश्रम में दोनों नंगे पैर चलते नजर आए। दरअसल दोस्तों IPL जीतने के बाद क्रिकेटर विराट कोहली और पत्नी अनुष्का शर्मा ने वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए। दोनों मंगलवार सुबह 7 बजे केली कुंज आश्रम पहुंचे, चेहरे पर मास्क लगाकर कार से उतरे और नंगे पांव आश्रम के अंदर गए। संत प्रेमानंद के शिष्यों ने उनकी आगवानी की। दोनों 2 घंटे तक आश्रम में रहे। बाहर आए तो विराट के माथे पर चंदन और त्रिमुंड लगा था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लेबनान पर इजरायली हमले से डोनाल्ड ट्रंप हो गए नाराज, नेतन्याहू को फोन कर लगाई फटकार, कहा पागल हो गए हो क्या, तुरंत ये सब रोको। दरअसल दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात करते हुए लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई। एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने गुस्से में नेतन्याहू को पागल तक कह दिया और उन पर एहसान न मानने का आरोप लगाया। दरअसल दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार लेबनान पर हमले के बाद ईरान ने सोमवार को चेतावनी दी थी कि अगर इजरायली कार्रवाई जारी रही तो वह अमेरिका के साथ चल रही बातचीत छोड़ सकता है। इससे नाराज ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सूरत सड़क हादसे में 7 की मौत, प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान। दरअसल दोस्तों गुजरात के सूरत जिले में बारडोली के उवा माडेकपोर गांव के पास 2 महाराष्ट्र राज्य परिवहन की बसों और एक ट्रैक्टर के बीच भीषण ट्रिपल एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और करीब 15 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। धुलिया से सूरत जा रही एक बस ने आगे चल रहे ट्रैक्टर को टक्कर मारी, जिसके बाद वह अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर सामने से आ रही दूसरी ST बस से टकरा गई। टक्कर के बाद एक बस पलट गई और एक में भीषण आग लग गई, जिससे कई यात्री अंदर ही फंस गए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। वैभव सूर्यवंशी पर IIM इंदौर स्टडी करेगा, माइंडसेट मैनेजमेंट का स्कैन होगा, पता करेंगे 15 साल में कैसे बने सिक्सर किंग। IPL 2026 में 72 छक्के मारकर बनाया रिकॉर्ड। दरअसल दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि IIM इंदौर क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को केस स्टडी में शामिल करने जा रहा है। वैभव मॉडल पर देश की पहली मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगी। इसमें खेल मनोविज्ञान प्रबंधन के एक्सपर्ट मिलकर छोटी उम्र में बड़ी सफलता का फार्मूला खोजेंगे। दरअसल दोस्तों 15 साल के वैभव सूर्यवंशी IPL के एक सीजन में सर्वाधिक 72 छक्के मारकर क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। उनकी हैरत अंगेज बैटिंग की दुनिया कायल है। अब IIM इंदौर उनके सक्सेस फार्मूले को डिकोड करने पर काम शुरू कर रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। काला हिरण को लेकर सलमान खान ने भेजा लीगल नोटिस, फिल्म के प्रोडक्शन और प्रमोशन को रोकने की मांग। 20 जून को आना था टीजर। दरअसल दोस्तों अपकमिंग फिल्म काला हिरण को लेकर सलमान खान की ओर से लीगल नोटिस भेजा गया है। ऐसा दावा न्यूज़ 18 ने अपनी रिपोर्ट में किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि सलमान की ओर से लॉ फर्म DSK लीगल ने कास्टिंग डायरेक्टर अक्षय पांडे को एक लीगल नोटिस भेजा है। इस नोटिस में काला हिरण नाम की प्रस्तावित फिल्म के प्रोडक्शन और प्रमोशन को तुरंत रोकने की मांग की गई है। दरअसल दोस्तों 24 अप्रैल 2026 को भेजे गए इस नोटिस में कहा गया है कि यह फिल्म कथित तौर पर सलमान खान के काला हिरण शिकार मामले से प्रेरित है। सलमान की लीगल टीम का दावा है कि इस फिल्म से उनकी इमेज को नुकसान पहुंच सकता है, चल रही लीगल प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और उनके पर्सनल राइट्स का उल्लंघन हो सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। विदेशियों के लिए भारत में रहने के नियम बदल गए। अब 180 दिन पूरे होने से पहले रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। ऑनलाइन अपील का भी है ऑप्शन। दरअसल दोस्तों केंद्र सरकार ने विदेशी नागरिकों के भारत में रहने के नियमों में बदलाव किया है। गृह मंत्रालय ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स संशोधन नियम 2026 की अधिसूचना जारी करके रजिस्ट्रेशन और अपील से जुड़े नियमों में बदलाव की जानकारी दी। नए नियमों के अनुसार विदेशी नागरिक अब भारत में उसके रहने के 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। साथ ही ऑनलाइन अपील का ऑप्शन भी कर सकेंगे। पहले दोस्तों भारत में 180 दिन पूरे होने के बाद विदेशी नागरिकों को 14 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होता था। सरकार ने यह भी कहा कि तय समय निकलने के बाद रजिस्ट्रेशन सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही किया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वेदांता ग्रुप के मुंबई दिल्ली दफ्तरों पर ईडी की रेड। फेमा नियमों के उल्लंघन का लगा आरोप। 74,000 करोड़ के कर्ज वाली पेरेंट कंपनी को पेमेंट किया था।
दरअसल दोस्तों परिवर्तन निर्देशालय ने मंगलवार 2 जून को दिग्गज बिजनेसमैन अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाले वेदांता ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह कार्रवाई ग्रुप के मुंबई और दिल्ली स्थित दफ्तरों पर की गई है। ईडी की कार्रवाई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा के नियमों के कथित उल्लंघन से जुड़ी हुई है। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब कंपनी अपने कारोबार को 5 अलग अलग लिस्टेड कंपनियों में बांटने की प्रक्रिया पर काम कर रही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दवा इंडस्ट्री में भी अमेरिका पर भारी पड़ रहा चाइना। अमेरिकी मरीजों पर कैंसर की दवा का परीक्षण कर रही चीनी दवा कंपनी। दरअसल दोस्तों नई दवाओं के विकास में चीन तेजी से उभरती ताकत बनता दिख रहा है। दशकों तक कैंसर विशेषज्ञों की सालाना कॉन्फ्रेंस में दवाइयों के ट्रायल्स मुख्य रूप से अमेरिका और यूरोप के अस्पताल चलाते थे, लेकिन पिछले सप्ताह शिकागो में आयोजित अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी की वार्षिक बैठक ने संकेत दिया है कि वैश्विक बायोटेक्नोलॉजी परिदृश्य बदल रहा है। कभी अपेक्षाकृत छोटी माने जाने वाली चीन की बायोटेक इंडस्ट्री कुछ ही वर्षों में नई दवाओं के शोध विकास और क्लिनिकल परीक्षण का बड़ा केंद्र बन गई है। अब चीनी कंपनियां अमेरिकी नागरिकों पर परीक्षण करने लगी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मुंबई की लाइफलाइन रहे डिब्बे वालों का वजूद संकट में। हार्वर्ड ने कभी लॉजिस्टिक्स का मास्टर क्लास बताया था, प्रिंस चार्ल्स खुद देखने आए थे। दरअसल दोस्तों जब मुंबई पूरी तरह जागी भी नहीं होती, सफेद टोपी और कुर्ते में कुछ लोग साइकिलों पर ऊंचे ऊंचे टिफिन के ढेर लेकर रेलवे स्टेशनों पर पहुंच जाते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं, शहर पार करते हैं और फिर पैदल या साइकिल से घर का बना गर्म खाना दफ्तरों तक पहुंचाते हैं। यह है मुंबई के डिब्बे वाले, एक ऐसी व्यवस्था जिसे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने कम लागत के लॉजिस्टिक्स का मास्टर क्लास बताया और जिसे देखने 2003 में तत्कालीन प्रिंस चार्ल्स खुद मुंबई आए थे। लेकिन आज यही डिब्बे वाले वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों डिब्बा वाला व्यवस्था की शुरुआत 19वीं सदी के आखिरी में हुई थी, जब अंग्रेज राज के दौरान बॉम्बे तेजी से फैल रहा था। दफ्तर जाने वाले लोगों को घर का खाना चाहिए था। बीबीसी वर्ल्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार 1890 में महादेव बाचचे ने 100 कामगारों के साथ इसे व्यवस्थित रूप दिया। धीरे धीरे यह व्यवस्था इतनी सटीक हो गई कि बिना किसी ऐप या जीपीएस के रोज हजारों टिफिन सही पते पर पहुंचने लगे। अपने चरम पर 4500 डिब्बे वाले रोज 50,000 से ज्यादा टिफिन पहुंचाते थे। फिर कोरोना आया और सब बदल गया। दफ्तर बंद हुए, वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ और टिफिन की जरूरत अचानक खत्म हो गई। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दुनिया के 7 अजूबों में भारत का कौन सा अजूबा शामिल है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि दुनिया के जो 7 अजूबे हैं उनमें भारत का भी एक अजूबा है, उसका नाम क्या है? अगर जानते हैं उसका नाम तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।